गुड मॉर्निंग क्लास। बीए पार्ट सेकेंड पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं यूनिट फोर्थ चीन का संविधान। और आज के लेक्चर का टॉपिक है चीन की राज्य परिषद। चीनी संविधान के अनुच्छेद 85 में कहा गया है कि राज्य परिषद केंद्रीय जनवादी सरकार है। राज्य परिषद राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस तथा उसकी स्थायी समिति के प्रति उत्तरदायी और जवाबदेह है। चीन का 1982 का नया संविधान या वर्तमान संविधान कार्यपालिका और प्रशासन संबंधी अधिकार राज्य परिषद को सौंपता है। राज्य परिषद की रचना प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्रियों, स्टेट काउंसिलरों, मंत्रालय के प्रभारी मंत्रियों, आयोगों के प्रभारी मंत्रियों, ऑडिटर जनरल तथा महासचिव से मिलकर होती है। राज्य परिषद के बारे में समस्त दायित्व प्रधानमंत्री पर है। संविधान राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या या मंत्रालयों का उल्लेख नहीं करता। इन्हें निर्धारित करने का अधिकार राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस को दिया गया है। राज्य परिषद के यदि कार्यकाल की बात करें तो सामान्यतः राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की तरह 5 वर्ष है। राज्य परिषद राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस और उसकी स्थायी समिति के प्रति उत्तरदायी है, इसलिए इसके कार्यकाल को भी उन्हीं के बराबर माना जा सकता है। चूँकि राष्ट्रीय जन कांग्रेस का कार्यकाल 5 वर्ष है, इसलिए राज्य परिषद की अवधि भी संविधानतः 5 वर्ष की होगी। परंतु राष्ट्रीय जन कांग्रेस का कार्यकाल अनिश्चित सा रह गया है, इसलिए राज्य परिषद के कार्यकाल के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। साम्यवादी दल की केंद्रीय समिति और स्थायी समिति की इच्छा पर इसकी अवधि निर्भर करती है। यह प्रत्येक स्थिति में राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस तथा उसकी स्थायी समिति के प्रति उत्तरदायी है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रधानमंत्री और मंत्रीगण। नए संविधान के अनुच्छेद 88 के अनुसार राज्य परिषद प्रधानमंत्री के मार्गनिर्देशन में कार्य करेगी। उप प्रधानमंत्री तथा स्टेट काउंसिलर उसके कार्यों में सहायता करेंगे। राज्य परिषद के कार्यकारी बैठकों में प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, स्टेट काउंसिलर तथा महासचिव सम्मिलित होंगे। राज्य परिषद की कार्यकारिणी की बैठकों का आयोजन तथा अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे। मंत्रालयों के प्रभारी मंत्री तथा आयोगों के अध्यक्ष अपने अपने विभाग के कार्यों के प्रति उत्तरदायी होंगे। वे अपने अपने विभागों की बैठकों का आयोजन करेंगे और विभागीय प्रश्नों पर निर्णय लेंगे। अब देखते हैं राज्य परिषद की शक्तियां और कार्य। नए संविधान के अनुच्छेद 89 के अनुसार राज्य परिषद को अनेक कार्य और शक्तियां प्राप्त हैं, जो इस प्रकार हैं। फर्स्ट पॉइंट है कानूनों और आज्ञप्तियों के अनुसार विभिन्न विभागों के प्रशासनिक कार्यों को निर्धारित करना, उनके निर्णयों और आदेशों की घोषणा करना और उनके कार्यपालन की देखरेख करना। सेकंड पॉइंट है कानून संबंधी विधेयकों को राष्ट्रीय कांग्रेस या उसकी स्थायी समिति के सम्मुख प्रस्तुत करना। थर्ड है विभिन्न विभागों के कार्यों में समन्वय स्थापित करना। नेक्स्ट है मंत्रियों अथवा समितियों के अध्यक्षों द्वारा जारी किए गए अनुपयुक्त निर्णयों और आदेशों में संशोधन करना या उन्हें रद्द कर देना। नेक्स्ट है स्थानीय समितियों के अनुपयुक्त निर्णयों और आदेशों में संशोधन करना या उन्हें रद्द कर देना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आर्थिक योजनाओं और राष्ट्रीय बजट को लागू करना। नेक्स्ट है विदेशों और घरेलू व्यापार को नियंत्रण में रखना। नेक्स्ट है सांस्कृतिक शिक्षा संबंधी और सार्वजनिक स्वास्थ्य के कार्यों का संचालन करना।
नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीयता से संबंधित कार्यों का संचालन करना। नेक्स्ट है विदेशों में रहने वाले चीनियों से संबंधित कार्यों का संचालन करना। अगला पॉइंट है राज्य के हितों की रक्षा करना, सार्वजनिक व्यवस्था कायम करना और नागरिक अधिकारों की रक्षा करना। नेक्स्ट है वैदेशिक संबंधों का संचालन करना, सशस्त्र सेनाओं का निर्माण तथा संचालन करना। नेक्स्ट है स्वशासित जिलों, तहसीलों और नगर पालिकाओं के पद और सीमाओं को स्वीकार करना। नेक्स्ट पॉइंट है कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रबंधक अधिकारियों को नियुक्त और पदच्युत करना। और लास्ट पॉइंट है राष्ट्रीय कांग्रेस या उसकी स्थायी समिति द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य करना और अन्य अधिकारों का उपयोग करना। इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 89 के अनुसार राज्य परिषद को ये कार्य और शक्तियाँ सौंपी गई है। इन्हें देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य परिषद के कार्य प्रशासकीय कार्यों को निर्धारित करना, संविधान, कानून और आज्ञप्तियों के अनुकूल निर्णय और आदेश जारी करना, विभिन्न मंत्रालयों, आयोगों तथा देश के अंतर्गत स्थानीय स्तर के राज्यांगों का केंद्रीकृत नेतृत्व करना, राष्ट्रीय आर्थिक योजना और राजकीय बजट का प्रारूप तैयार करना और उसे लागू करना है। इन सब के अतिरिक्त राज्य परिषद का एक महत्वपूर्ण कार्य उन प्रशासकीय कार्यों का निर्देशन करना तथा उन शक्तियों का प्रयोग एवं कार्यों का संपादन करना है जो राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस या उसकी स्थायी समिति द्वारा सौंपे जाते हैं। अब यदि हम राज्य परिषद की वास्तविक स्थिति की बात करें तो राज्य परिषद जनवादी चीन की कार्यपालिका और राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अंग है, परंतु इसे ग्रेट ब्रिटेन या भारत के मंत्रिमंडलों के समान एक गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल की तुलना में चीन की राज्य परिषद को अत्यंत सीमित या कम शक्तियां प्राप्त है। राज्य परिषद की दुर्बल स्थिति का प्रमुख कारण यह है कि राज्य परिषद पर साम्यवादी दल का पूर्ण नियंत्रण है और राज्य परिषद साम्यवादी दल द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुसार ही शासन का संचालन करती है। इस संबंध में विचारक ऑग और जिंक द्वारा 1954 के संविधान द्वारा स्थापित राज्य परिषद के संबंध में जो कहा गया था वह बात नवीन संविधान की राज्य परिषद पर भी पूर्णतया लागू होती है। सामान्यतया परिषद साम्यवादी दल के पोलिट ब्यूरो द्वारा पहले से लिए गए निर्णयों की पुष्टि करती है। निश्चित रूप से यह केवल औपचारिक अर्थ में ही सर्वोच्च कार्यपालिका सत्ता है। पोलिट ब्यूरो के कारण उसके द्वारा वस्तुतः इस रूप में कार्य नहीं किया जा सकता है। अब प्रश्न यह है कि राज्य परिषद क्या एक संसदीय कार्यपालिका है? तो इस संबंध में हम कह सकते हैं कि ऐसा लगता है कि राज्य परिषद को संसदात्मक स्वरूप देने का प्रयास किया गया। नए संविधान के अनुच्छेद 92 के अनुसार राज्य परिषद राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के प्रति और जब राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस का अधिवेशन न चल रहा हो तो उसको स्थायी समिति के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है और उसके समक्ष अपने समस्त कार्यों के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। इस प्रकार राज्य परिषद का समस्त कार्यकरण राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुसमर्थन का विषय है और राष्ट्रीय कांग्रेस उन्हें आवश्यकता अनुसार पदच्युत भी कर सकती है। संविधान के अनुसार राष्ट्रीय जन कांग्रेस के सदस्य मंत्रियों तथा अन्य आयोगों के अध्यक्षों से प्रश्न पूछ सकते हैं और उनके द्वारा प्रश्नों का उत्तर दिया जाना आवश्यक है। इन प्रावधानों से राज्य परिषद को उत्तरदायी कार्यपालिका का रूप देने का प्रयास किया गया।
उत्तरदायी कार्यपालिका बनाने का प्रयास किया गया, परंतु व्यवहार में स्थिति अलग है। व्यवहार में राज्य परिषद पर साम्यवादी दल का नियंत्रण रहता है, न कि राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस का। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस तथा राज्य परिषद के आपसी संबंधों में राज्य परिषद को अधिक शक्तिशाली जो बात बना देती है वह यह है कि राज्य परिषद के प्रधानमंत्री तथा उप प्रधानमंत्री साम्यवादी दल की केंद्रीय समिति के सदस्य होते हैं और इस प्रकार राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा नियंत्रण रखने के बजाय या उससे नियंत्रित होने के बजाय स्वयं उस पर अपना नियंत्रण स्थापित करने में सफल होते हैं। इन तथ्यों के आधार पर ये स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि चीन में राज्य परिषद राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति उस अर्थ में उत्तरदायी नहीं है जिस प्रकार ग्रेट ब्रिटेन और भारत में मंत्रिमंडल अपनी संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। चीन के संविधान के अंतर्गत संसदीय कार्यपालिका के केवल बाहरी रूप को अपनाया गया है, संसदीय कार्यपालिका की आत्मा को या मूल लक्षणों को ग्रहण नहीं किया गया है। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ धन्यवाद।